Hello and welcome to Autodidact IS. Today's editorial topics are Making Bail Impossible. ये एक्चुअल में आपका 22 अगस्त का ये टॉपिक है, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं 22 अगस्त में एडिटोरियल में क्या क्या था। तो आप देखोगे इस आर्ट जो मेन एडिटोरियल है उसमें जो बिहार एंड इवोल्यूशन ऑफ मंडल पॉलिटिक्स, ये आपका यूपीएससी पर्सपेक्टिव से कोई काम का नहीं था। ये सीबीआई इंक्वायरी जो मनीष सिसोदिया जो डिप्टी एजुकेशन मिनिस्ट्री में है, मिनिस्टर है सॉरी, दिल्ली में, उनका भी कोई काम का नहीं है इसमें। उसके बाद इनकांस वोट यूएस में वोटिंग हो रही है, इसका भी कोई ज़रूरत यूपीएससी पर्सपेक्टिव से अभी फ़िलहाल नहीं है। हाँ, इसमें कुछ पॉइंट है जो हम लोग डेमोक्रेसी के पर्सपेक्टिव से हम लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इसका यूज़ नहीं है। इसमें भी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो सोमालिया में भी टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसमें कुछ डेथ हुए थे, तो इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी टेररिस्ट अटैक पे क्या साथ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तो ये अगर मेन मुद्दा बनता है, मेन टॉपिक पे आएगा ही, ठीक है ना, मेन जो आएगा तो उस पर हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है ना, ये बनेगा क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पस पे इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, टेररिस्ट वाला जो टॉपिक है वो। इसके बाद आपका इसमें आओ तो ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और ये दोनों टॉपिक पे हम लोग बहुत सारा आर्टिकल कर चुके हैं। फिर भी इस टॉपिक को लिए हम लोग मेकिंग बेल इम्पॉसिबल, क्योंकि कुछ 1-2 पॉइंट प्रीवियस वाले से अलग है। इसका अगर मेन आर्टिकल पढ़ना है तो 1 अगस्त का आर्टिकल है हमारा, 1 अगस्त का एडिटोरियल है, उसमें दिया हुआ है। आप उसको पढ़ने के बाद इसको देखोगे तो और अच्छा समझ में आएगा। इस आर्टिकल को हम लोग फर्दर या तो कल या परसों ले लेंगे, या अगर कोई और आर्टिकल आता है डेटा प्रोटेक्शन पे तो उसके साथ क्लब करके बात करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग 2 से 3 आर्टिकल इस पर पहले भी कर चुके हैं, तो रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको हम लोग अभी आज नहीं लिए, ठीक है ना। तो 22 तारीख से सिर्फ हम लोग पहला ये मेकिंग बेल इम्पॉसिबल, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हुआ था, इसीलिए इसको हम लोग लिए, ठीक है। चलिए 23 तारीख में हमारा है 2 टॉपिक है, द रोड टू चाइनीज़ 20th पार्टी कांग्रेस, और एक अगला है सेंटर स्टेट स्क्यू फर्दर वाइडन। तो 23 में अगर आप देखोगे कौन कौन सा आर्टिकल जो मेजर आर्टिकल हमारे पास था, तो मेजर आर्टिकल में अगर आप ये देखो इसमें तो ये पहला तो ले लिया। दूसरा आपका ये है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस पे है, ये अच्छा टॉपिक है। तो ये सिंपल एनालिटिकल नहीं है, इसमें कुछ एनालाइज करने वाली बात नहीं है। आप सिंपल जो बारिश ज़्यादा हो रहा है तो कहीं पे बाढ़, कहीं पे सुखाड़, और भी जो रीज़न है इस पर बात चल रही है, ठीक है ना। सिर्फ फ्लड ही नहीं है, फ्लड के अलावा सेकेंडरी हमारा जो डैमेज करता है जैसे वो सब पे बात किया, तो इसको हम लोग लिए नहीं है आजकल, ठीक है। इसमें आपका जो है ये राम बाबू प्रागनंदा जो है 17 ईयर ओल्ड जो मैग्नस कार्लेस को हराया है, तो उस पर है, तो इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है हमारे पास। ये अगला है हमारा हाउ नैरेटिव माइट चेंज इन 2024, तो ये भी आपका पॉलिटिकल है, तो इसको यूज़ नहीं है हम आपकी एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट के तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो टॉपिक है जो यूज़ का है, जो आज हम लोग ने नहीं लिया, यह है एक्सक्लूजन इन म्यांमार। ये वाला हम लोग टॉपिक लेंगे, ठीक है। इस पर हमको और रिसर्च करना था, कुछ और टॉपिक पढ़ना था, उसके बाद हम इसको लेंगे। इसके अलावा आपका ये टॉपिक था, इंपॉर्टेंट था कि कुछ डेटा दिया हुआ है, जो डेटा आप अपने डेटा कॉपी में लिख सकते हो, तो इसको हम लोग ने लिया है, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक है हमारा। लेट अस स्टार्ट। टॉपिक है मेकिंग बेल इम्पॉसिबल। इन अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, द कोर्ट हैज़ रिस्ट्रिक्टेड द घोस्ट ऑफ ADM जबलपुर। ये हमारा टॉपिक है जो 22 अगस्त का है, ठीक है। इसमें इस टॉपिक पे जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इस पे हम लोग 2-3 वीडियो बना चुके हैं। खास कर आप 1 अगस्त का जो वीडियो है आप ज़रूर देखिए, इसमें 2 आर्टिकल को क्लब करके बनाया गया है, तो मेजर चीज़ वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इससे आगे 1-2 पॉइंट समझाना था, इसीलिए इस टॉपिक को लिए। तो इसमें देखिए इंडिया इसको जैसे आपका ADM जबलपुर केस में क्या है, और यहाँ ये केस कब बना, उसको अगर हम लोग फ्लो चार्ट में देखें तो ये स्टार्ट होता है इंदिरा गांधी जब लोकसभा इलेक्शन जीतती है 1975 के पहले वाला लोकसभा, ठीक है। तो उसमें जीतती है, तो इसको चैलेंज किया जाता है। आपके अहमदाबाद के हाई कोर्ट जज थे जस्टिस सिन्हा, और ये डिमांड करते हैं कि इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाए, ठीक है। उनका मानना था कि ये इलेक्शन है गलत तरीका से जीती है, ठीक है। तो ये केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट इसको कंडीशनल स्टे के तौर पे देता है जजमेंट। उसी समय में जो 26 जून 1975 में आपका इमरजेंसी इंदिरा गांधी लगा देती है, और इमरजेंसी लगाने के बाद जब वहाँ उस समय के प्रेसिडेंट थे फारुद्दीन अली अहमद, वो आपका आर्टिकल 359 क्लॉज 1 को यूज़ करके ये डिक्लेयर करते हैं कि कोई भी आदमी अपना फंडामेंटल राइट 14, 21 और 22 को इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट में नहीं जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ वहाँ पे लागू हो गया। उसी टाइम ये भी स्टार्ट हो गया, एक था हमारा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत अगर आपको पकड़ लिया जाए तो ट्रायल भी नहीं होगा, ठीक है। उसके तहत आपको वाजपेयी जी को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को और मोरारजी देसाई जी को अरेस्ट कर लिया गया।
अब इसको चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट इनके सपोर्ट में जजमेंट दिया। ठीक है ना, इनको सपोर्ट दिया। अब ये उस टाइम में जब सपोर्ट दिया हाई कोर्ट से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस केस को सुप्रीम कोर्ट लेके चली गई, और सुप्रीम कोर्ट ये इस केस को साइलेंट कर दिया। जो आपका ये वाला जो केस ये जजमेंट आया था, इसको साइलेंट कर दिया, और उसी में कुछ बात कहा जो अभी हम लोग देखेंगे। इसी जजमेंट को हम लोग बोलते हैं आपका एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस के नाम से जिसको जाना जाता है। ठीक है, इसमें बात ये हुआ कि अगर आप जो पब्लिक डेंजर और ट्रैंक्विलिटी नहीं रहा, मतलब पब्लिक डेंजर अगर रहा स्टेट को, तो उस समय आपको फंडामेंटल राइट नहीं देगी स्टेट। मतलब एक तरह से जो स्टेट का इंटरेस्ट हैज़ अपर हैंड इन कंपेरिजन टू द फंडामेंटल राइट। अगर फंडामेंटल राइट का आप बात करते हो तो वो लोअर हैंड है और स्टेट इंटरेस्ट अपर हैंड है। ठीक है, और दूसरा ये बात कहता है कि जो पर्सनल लिबर्टी है वो गिफ्ट ऑफ लॉ है। और ये आपको पता होगा, ये जो केस था वो 5 जज बेंच था, 5 जज बेंच के देख रहे थे, जिसमें 4 जज का मानना ये था, एक जज जो इसके अगेंस्ट में मान रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वो आपका HR खन्ना का थे। ठीक है, अब इस केस को एक तरह से आप समझ सकते हो। इसी केस को बाद में 2017 में पुट्टा स्वामी केस, जो अब लिबर्टी वाले केस का एक लैंडमार्क जजमेंट है, ये ओवर रूल कर दिया, इसको खारिज कर दिया। ठीक है, क्यों? आपको पता ही है कि ये जो फंडामेंटल राइट का जो हनन होता है, ये अधिकांशतः यूनियन गवर्नमेंट इसका मिसयूज़ कर लेती है, इसी केस को यूज़ करके। ठीक है, तो 17 में ये चीज़ को हटा दिया गया। लेकिन अभी जो हमारा आर्टिकल है उसमें यही बात बोलता है, ऐसा लगता नहीं है कि एडीएम जबलपुर जो है का जो घोस्ट है वो ऐसा लगता है कि वो घोस्ट फिर से जिंदा हो गया है। ठीक है, अब इस केस में आपको ये पता होना चाहिए कि आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो बेसिकली किस चीज़ के लिए है। ठीक है, और इसमें अभी जो जजमेंट आया हाल फिलहाल में वो क्या है, तो आप देखिए यहाँ पे एक अभी हाल फिलहाल में आया है विजय मंडल चौधरी वर्सेस यूनियन जो आया है इसमें। ठीक है, ये केस के बारे में बात हो रही है। इसमें देखिए बेसिकली इस केस को आप देखोगे तो एक पटिशन फाइल हुआ था 241 पटिशन फाइल हुआ, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में था। इसमें ये बात कर रहा था कि एक्यूज को अपने से इनोसेंट कैसे प्रूव कर पाएगा। एक तो इस बात पे था, आप जो है इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं देते हो, जबकि आपको फंडामेंटल राइट FIR देते हो, और एक इसी के साथ अगर आप ये जोड़ कर देख लो कि जो UAPA है, ये जो केस है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ वाला जो प्रिवेंशन एक्ट जो है, वो उसके तहत में जो आप FIR का कॉपी देते हो, ठीक है ना, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग में आप नहीं देते हो। मनी लॉन्ड्रिंग में जो है अभी हाल फिलहाल में इसको टेररिस्ट के तौर पे देखा गया कि ये एक्ट जो है टेररिस्ट का एक्ट है, जबकि आपका इस एक्ट में जो कॉपीराइट हुआ, छोटा छोटा जो अलग चीज़ है जो मनी लॉन्ड्रिंग में आता है, उसको भी कंसीडर कर लिया गया है। ठीक है, तो क्या आप अनलॉफुल जो एक्टिविटीज़ है उसको और कॉपीराइट है ना, इसमें जो अलग छोटा छोटा जो राइट है, एक मिनट, छोटा छोटा जो एक्यूज्ड है, जो PMLA में यूज होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, आप उसको भी इसमें यूज़ कर रहे हो, उसके अगेंस्ट में कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे इसमें आपका ये दिया है, जैसे यहाँ देखिए, इन्फ्रिजमेंट ऑफ कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, आर्ट्स एंड एंटिक्विटी, सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंपनीज एंड एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, ये सारा चीज़ जो है आपका PMLA में आता है। तो ये और जब आप अनलॉफुल एक्टिविटीज़ या टाडा वगैरह वाला में लगाते हैं, वो दोनों को सेम कैसे आप मान सकते हो? दोनों के लिए सेम नहीं हो सकता है। इस पर हम लोग और डिटेल में बात की है, पिछले जो 1 तारीख का आपको बोल रहे हैं वो जाकर देखिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देख रहे हो, ये मांग हो रही है। तो राइटर भी इसमें ये जो है इस आर्टिकल में भी राइटर यही सब चीज़ पे बात करता है कि भाई इनोसेंट कैसे प्रूफ करेगा जब आप उसको पकड़ लिए हो और वो अंदर है, तो कैसे इम्प्रूव आपको, और उसको ये भी पता नहीं है कि मेरे को कौन सा चीज़ पे आप हमको अरेस्ट किए। इसको अभी वाले केस में, अभी जो केस आया है विजय, क्या नाम था इनका, ये नाम है विजय मदन लाल जो चौधरी का केस जो है, इसमें ये भी माना है कि नहीं, सिर्फ अगर ये बता देगा कि आपका कौन सा ग्राउंड पे पकड़ा गया है वही सफिशिएंट है, आपका फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हुआ, सिर्फ उतना बता दिया तो फंडामेंटल राइट आपको मिल गया। तो राइटर ये बोलते हैं कि कैसे हो सकता है, जबकि मेरे सारा बर्डन एक्यूज्ड पे है कि वो इनोसेंट प्रूफ करे, और उसको ये भी पता नहीं है, पूरा डिटेल पता नहीं है कि कौन सा बिना पे इसको पकड़ा गया है, ये कैसे प्रूफ करेगा। उसके बाद एक और पॉइंट ये बताते हैं कि जैसे कि अक्यूज को आप प्रेशराइज करके साइन करा सकते हो, स्टेटमेंट उसका ले सकते हो, और वही स्टेटमेंट यूज कर लोगे आप जब बेल जो अथॉरिटी है वो जज के सामने दे देगा जब ही बेल हियरिंग हो रहा है, और उस स्टेटमेंट को एज ए एविडेंस के तौर पे आप देख लोगे, जज जो है उसको एज एविडेंस के तौर पे देखेगा, तो फिर कैसे इसको बेल मिलेगा।
ठीक है ना। इसके साथ एक और बोलते हैं कि 2019 में एक और केस था NIA वर्सेस जोहरो वाटली केस जो है 2019 का, उसमें ये बोला गया कि ओनली हैज़ टू सी, जो इसमें बोला गया इट हेल्ड दैट एट द स्टेज ऑफ बेल द कोर्ट कैन नॉट इंटर इनटू द appreciation of the evidence, but only has to see whether a prima facie case against the accused is made out. In considering prima facie, the prosecution were अच्छा ठीक है, इसमें याद रखो, जब प्राइम फेसिया सिर्फ कंसीडर करेगा और प्राइम फेसिया में जो प्रोसिक्यूशन वर्जन है उसी को सफिशिएंट मान लेगा, आपका दूसरा वर्जन नहीं मानेगा सफिशिएंट, दैट इफ द केस डायरी और द चार्जशीट मेक आउट सफिशिएंट ग्राउंड टू डिनाई बेल, इट इज़ रीजनेबल टू डिनाई बेल। आपको यही याद रखना होगा कि इस केस में अगर ये जज को ये लगता है कि केस डायरी या चार्जशीट में ये ग्राउंड सफिशिएंट है कि इसको बेल नहीं दिया जाए तो बेल नहीं देगा। तो ये सारा एक तरह से इम्पॉसिबल हो जाता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत किसी को बेल मिलना, ठीक है। तो यही है इसमें, इस आर्टिकल में आपको यही ध्यान रखना है। दो चीज़ ध्यान रखना है, एक तो ADM जबलपुर वाला केस क्या है, PMLA में अभी 2-3 मुद्दा है, 2-3 मुद्दा हम यहाँ पे बात करते हैं कि उसको अपने से प्रूव करना पड़ता है, इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं देता है, और आपका जो एविडेंस जो कन्फेशन स्टेटमेंट को एज ए एविडेंस के तौर पे पेश कर सकता है, ठीक है। और ये सारा ग्राउंड एक तरह से क्रिएट करता है कि जो एक्यूज्ड है वो अपने आप को गिल्टी नहीं प्रूव कर पाएगा और उसको बेल नहीं मिल पाएगा, कोई भी जो कोर्ट है उसको बेल नहीं दे पाएगा, ठीक है। हम लोग अब दूसरे पे चलते हैं। 23rd का जो टॉपिक है, रोड टू चाइनाज 20th पार्टी कांग्रेस। इसमें तो आपको पता होगा 2023 में ये आपका इलेक्शन होने वाली है, 2022 के एंड में इलेक्शन होने वाला है चाइना में। तो जिनपिंग जो है 2022 में ये 3rd टाइम बनने वाले हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इसी का इलेक्शन है, ये पहली बार ये आपका 2012 में बने थे, उसके बाद 2017 में बने और 2022 में भी बनने जा रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है इसको हम लोग 4 पार्ट में पढ़े हैं। पहला यहाँ है हमारा, इसके बाद फर्स्ट है ये, फिर सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और एक हमारा यहाँ पे 5th है। 5 टॉपिक हेडिंग के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे ये टॉपिक को। पहला है कि जिनपिंग जो 3rd टाइम बन रहे हैं तो उस समय में अभी उनके पास क्या पावर है। ऑफकोर्स 2012 से इनका जो पावर है बहुत ज़्यादा है, जैसे अभी पूरे कंट्रोल है बहुत पार्टी के ऊपर भी और कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन है, वहाँ के स्टेट अपरेटस है, वो सारे पे इनका कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और उसके बाद एक और पॉइंट बनता है आपका, एक जो आपका इसमें देखने को मिलता है कि एज ए वर्ल्ड लीडर के तौर पे ये उभरे हैं, वर्ल्ड लीडर के तौर पे भी इनको देखने को मिलता है। तो जिनपिंग का जो 3rd टर्म है उसमें उस समय में जिनपिंग के पास क्या पावर है, एक तरह से आप ये देख सकते हो स्टेटस उनका अभी फ़िलहाल क्या है। उसके बाद है ये जो 20th कांग्रेस इलेक्शन होने वाला है, इससे ये सिग्निफिकेंट क्या है इसमें। तो ये एक सिग्निफिकेंट ये है कि ये जो इलेक्शन हो रहा है ये एक तरह से ग्रेट डिसऑर्डर के टाइम में हो रहा है। चाइना में डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर के को अगर आप देखोगे तो एक तो इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड वो देखने को मिल रहा है और अपोजिशन फोर्स भी इसमें इम्प्रिजन दैट चाइना इज़ बीइंग सैकल्ड बाय एंटागोनिस्टिक फोर्स। एंटागोनिस्टिक फोर्स मतलब होता है अपोजिशन फोर्स बोलो। ये 2 के अंतर्गत में आपका इलेक्शन होने वाला है। 2 कंडीशन है जो आपका ग्रेट डिसऑर्डर के तौर पर देखने को मिलता है और उसी सिचुएशन में आपका कांग्रेस का 20th कांग्रेस का इलेक्शन भी होने वाला है। अगला हमारा मेन पॉइंट है जो डिफरेंस है 2012 से 22 में का जो सिचुएशन है, फिलहाल 22 का सिचुएशन कैसा है चाइना में उसको देखेंगे। तो जिसमें इलेक्शन होने वाला है तो 22 में आप देखोगे कि वर्ल्ड व्यू जो चेंज हुआ है चाइना का, जैसे UN को चाइना वाले वो डिसफंक्शन मानते हैं कि UN सही में से काम नहीं कर रहा है। दूसरा है ग्लोबल इकोनॉमिक कॉपरेशन और स्टेबिलिटी जो है अब रहा नहीं, सेकेंड, ठीक है। तीसरा जो आपका पॉइंट है आपका जो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार में जो कंसेंसस बिल्ड हुआ था उस पर अब काम नहीं हो रहा है, ठीक है ना। जैसे आप देखते हो कि पीस इस्टेब्लिश करना है, फिर गरीबों का जो बात करता है, फिर हम सपोर्ट करेंगे, ये सब अब देखने को नहीं मिल रहा है। सब अपने अपना क्योंकि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस और पैंडेमिक जो है सबको अपने अपने में सीमित करने लगा है। इसी में आप देखोगे कि ट्रेड जो है, ट्रेड बैरियर भी बहुत सारे कंट्री लगाने लगे हैं। तो एक तरह से आप देखोगे वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद जो कंसेंसस था वो अब देखने को नहीं मिलता है आपको। फिर चाइना इंटरनल सिचुएशन अभी देखिए कैसा है। तो एक तो आप देखोगे कि सारे वहाँ के जो जितने भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है या स्टेट इंस्टीट्यूशन है, आर्मी हो, ये सारे आपका लॉयल्टी शो कर रहे हैं जिनपिंग की तरफ, ठीक है। एक सारे लॉयल हैं, एज ए कैपेबल लीडर मानते हैं, इसीलिए वो लॉयल्टी उसको शो कर रहे हैं। दूसरा इसमें है कि पॉलिटिकल सिक्योरिटी है जो वो आपका प्रायोरिटी बन गया है
चाइना में। और अधिकांशतर जो कंट्री हैं, मोस्ट क्या सारे स्टेट जो हैं अपने पॉलिटिकल सिक्योरिटी को ध्यान में रख के ही काम करते हैं। ठीक है, इसको डिटेल में हम लोग बात करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। खैर इतना ही आप जान लीजिए, पॉलिटिकल सिक्योरिटी अभी प्रायोरिटी है वहाँ पे। दूसरा है नेशनलिज्म का राइज हो रहा है वहाँ पे, और नेशनलिज्म का राइज का कारण ये है कि जो सारे आदमी ये चाह रहे हैं वहाँ पे कि जो इन चाइना का जो भी प्रॉब्लम आने वाला है तो वो बिना हम लोग एकजुट किए हुए उसको फेस नहीं कर पाएंगे। और जो सबसे मेजर प्रॉब्लम मतलब अचीवमेंट है वो हम लोग को सुपरमेसी जो हमारा रीजन में बन रहा है उसको बरकरार रखना, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग एकजुट हों। ठीक है ना, एक तो ये आपका नेशनलिज्म जो किस कारण से बढ़ रही है वो चीज़ बताएं। और अभी देखोगे तो इकोनॉमिकल बहुत स्ट्रांग हो चुका है, 15 ट्रिलियन इकोनॉमी हो चुका है, स्ट्रांग मिलिट्री है, न्यूक्लियर पावर है। तो ये सारा इंटरनल सिचुएशन है चाइना का, इसी सिचुएशन के अंतर्गत आपका इलेक्शन होने वाला है। ठीक है ना, इतना है, और ऐसा कंडीशन में अभी चाइना है। अगला मेरा पॉइंट है कि मैंडेट जो है जिनपिंग को क्यों पॉसिबल है कि उसी को मिले। तो इसका कारण ये है कि टू डिफीट ऑल फ्यूचर अटैम्प्ट टू जो ताइवान का जो है मेनलैंड से अलग करने का जो कोई भी अगर चाहता है तो उसको हम लोग नाकाम कर दें। जैसे अभी हाल फिलहाल में जो यूएस का जो विजिट था क्या बोलते हो चाइना में ताइवान में, तो उसका चाइना उसका विरोध किया। ठीक है ना, एक तो ये पॉइंट, और जिनपिंग इसमें खरे उतरे। दूसरा है डिफीट ऑल करेंट यूएस लेड मैन्यूवर। यूएस जो अपना एशिया पैसिफिक में जो चाइना चाहता है अपना एस्टेब्लिशमेंट, और यूएस का जो उसको डिफीट करना चाहता है या यूएस काउंटर करना चाहता है, उसको काउंटर जिनपिंग बहुत अच्छे तरीके से किए हैं। तो ये चांसेस बनता है कि जिनपिंग को ही वोट मिले। ठीक है ना। तीसरा इसमें है कि जो देंग जियांगपिंग जो है ये आपका 80s में 85 या 89 आई थिंक सो 80s में ये वहाँ के लीडर थे मेन, और वो उनका ये मानना था कि अब जब तक चाइना को जब तक अपने आप को लो प्रोफाइल में रखना चाहिए जब तक सही टाइम नहीं आता है। ठीक है ना। और भी बहुत सारा है कि ये जेन जियांगपिंग और जिनपिंग में बहुत अंतर है। 2017 में जब इलेक्शन हो रहा था तो उस टाइम में इन दोनों में डिफरेंस बहुत साफ करके बहुत सारे आर्टिकल आए थे। ठीक है, खैर उस पर हम लोग नहीं जाते हैं, अभी हम लोग यहीं पे रहते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे आओ कि ये अपॉर्चुनिटी कैसे इसको लग रहा है कि मेरा अपॉर्चुनिटी अभी आ चुका है, हम अपने आप को ऊपर दिखा सकते हैं जिनपिंग को। तो ये इनको लग रहा है कि बाकी जो वेस्टर्न कंट्री हैं वो अपने में ही उनका अपना प्रॉब्लम खुद है। जैसे मिलिट्री में देखो तो वो भी उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमी में देखो तो भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो एक तरह से ये एज मिल जाएगा चाइना को अगर ये इस समय को यूटिलाइज कर लेता है अपना सुपीरियरिटी दिखाने के लिए। ठीक है। दूसरा है कि जो जिनपिंग का जो कंट्रीब्यूशन है उसको एक तरह से चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी अपने लिए एक लेजिटिमेसी क्रिएट करने के लिए दिखा सकता है कि नहीं देखिए मेरा लीडर जो है ये चीज़ें अचीव किए हैं। और जो जैसे अचीवमेंट में अगर आप बात करोगे तो जैसे प्रॉब्लम है कोविड-19 का बहुत अच्छा से उन्होंने हैंडल किया। उसके बाद वेस्ट का जो काउंटर कर रहा है चाइना को हर एक जगह, और ये रिकाउंटर कर रहा है। चाइना काउंटर नहीं हो पा रहा है, चाहे यूएस हो चाहे यूरोपियन कंट्री हो, उसको सस्टेन करवा पा रहा है जिनपिंग ही करवा पा रहे हैं। तो ये सबको यूटिलाइज़ करेगा जो आपका कम्युनिस्ट चाइना कम्युनिस्ट पार्टी है अपने पार्टी का कद ऊँचा करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट हुआ इसमें जो आपका क्यों पॉसिबिलिटी है कि जिनपिंग को ही मैंडेट मिले। ठीक है। अगला है कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को इतना के बाद कोई कंसर्न भी है क्या? तो हाँ कंसर्न है। एक तो ये हो सकता है कि आइडियोलॉजिकल इशू पे फिर से बहस हो जाए कि भाई जो पहले बात हो रही थी कुछ दिन पहले कि ग्रोइंग रिच इज़ नॉट इविल, कम्युनिस्ट का तो था ना इसके अगेंस्ट में था कि ग्रोइंग रिच इज़ इविल मानता था, लेकिन कम्युनिस्ट फिर धीरे धीरे इसको चेंज किया कि ग्रोइंग रिच इज़ नॉट इविल। और इसी के कारण वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखने को मिला कि यहाँ पे फिर FDI आने लगे, इंडस्ट्री लगने लगे। लेकिन हाल के दिन में 2020 से ये देखने को मिला कि ये वाला नैरेटिव को चेंज होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि चाइना जो है कुछ पॉलिसी लाया जिसके कारण कि जो वहाँ के टेक्निकल जो इंडस्ट्री थे वहाँ से भागने लगे और उसके इंडस्ट्री से पैसा भी निकलने लगा। ठीक है, और इसके कारण आपको देखने को मिला इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड, इकोनॉमिक में गिरावट आ गया। तो क्या इस चीज़ पे बहस होगा? तो हाँ हो सकता है कि जब वोटिंग हो तो इस चीज़ पे बहस कर सकता है। एक और है कि जो एक और कंसर्न हो सकता है कि जो अभी का सिचुएशन जो चाइना फेस कर रहा है, चाहे ताइवान हो, चाहे इकोनॉमिक क्राइसिस हो, चाहे पैंडेमिक हो, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है। और या तो फिर जो इसका जो अप्रोच है टेक्निकल इंडस्ट्री के प्रति, तो ऐसा तो नहीं कि आने वाले जो नेक्स्ट स्टेज ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट है उसमें ये पीछे हो जाए, तो इस पे भी बात होगी। ठीक है ना। तो ये दो पॉइंट है जिस पे हो सकता है कि डिबेट हो, लेकिन ये उतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है कि जिनपिंग को मैंडेट ना मिले। ठीक है ना। तो ये हमारा पहला पॉइंट जो 23 तारीख का जो पहला टॉपिक है ये है, इसमें इतना ही है, पॉइंटर फॉर्म में है, आप देख भी सकते हो, अगर आपको मन करे तो इसको दोबारा सुन सकते हो। अगला है हमारा जो है सेंटर स्टेट स्क्यू फर्दर वाइडन।
तो इसमें आपका है ये 18 तारीख का जो आपका आर्टिकल है उसमें आप जाकर देख सकते हो। ये हम लोग इसको भी इस पे रिलेटेड आर्टिकल किए हुए हैं 18 अगस्त का, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट जो है फर्दर हम लोग आगे बात किए हैं कि जैसे कि इसमें बात किया है कि जो फिनांस हेल्थ है स्टेट का वो घटने लगा, कि ख़राब होने लगा। क्यों हुआ? तो इसमें उज्ज्वला जो डिस्कम जो इलेक्ट्रिसिटी वाला है उसको इम्प्लीमेंट करने का एक पॉइंट बताया गया। लोन वेव करने का एक पॉइंट है, इसके कारण स्टेट का फाइनेंस हेल्थ ख़राब हुआ है। स्लो डाउन, इकोनॉमी में ही स्लो डाउन था 19-20 में। उसके बाद जो आपका पेंडेमिक में जो खर्चा ज़्यादा हुआ उसके कारण हेल्थ जो फाइनेंशियल हेल्थ है ख़राब हुआ है। रेवेन्यू ही खुद में कम आ रहा है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो ये भी एक कारण है फाइनेंशियल हेल्थ ख़राब होने का स्टेट का। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में आप देखे होंगे कि नीति आयोग का बैठक हुआ, सारे सीएम आए और उसमें वो लोग कंसर्न दिखाएं कि मेरा स्टेट का एक्सचेकर जो है रेवेन्यू है वो कम आ रहा है। आप अपना जो डिविजिबल पूल जो पैसा आप सेंटर जो देता है स्टेट को, ये बढ़ाइए, पूल बढ़ाइए, ठीक है। और इसी के बाद आपको देखने को मिला होगा कि 1.16 लाख करोड़ रुपया जो 2 महीना का एक ही बार में पैसा दे दिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को, ठीक है ना। तो ये न्यूज़ था उस समय। लेकिन यहाँ पे हमारा कुछ अलग ही चीज़ है, उसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न अगर आप देखो सेंटर और स्टेट के बारे में क्या है कि रेवेन्यू जो रेजिंग पावर है, ज़्यादा पावर आपके पास स्टेट के पास, सेंटर के पास है, ठीक है ना। सेंटर के पास ये ज़्यादा पावर है, टैक्सेशन पावर एक तरह से ज़्यादा इसके पास है। और अगर स्टेट के पावर को देखोगे तो इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपमेंट एंड वेलफेयर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये स्टेट के पास ज़्यादा है। तो एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट को ज़्यादा है, टैक्सेशन पावर सेंटर को है। तो ये एक तरह से इम्बैलेंस हो गया। इसी इम्बैलेंस को फुलफिल करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोविज़न है आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन का, जो कि वो रिकमेंडेशन देता है कि कैसे पैसा सेंटर और स्टेट में बटेगा, ठीक है ना, डिवोल्यूशन का, ठीक है ना। और इसी के तहत आपका 14-15 का जो फाइनेंस कमीशन है और भी 14th and 15th फाइनेंस कमीशन अप्रॉक्स 40% डिवोल्यूशन का बात किया। डिविजिबल पूल से में अगर 100 रुपये आता है तो 40 रुपया ये बांटने का बात चल रही है, लगभग, ठीक है ना। लेकिन अभी ये देखने को मिला, इस डेटा में ये देखने को मिला है कि आज तक जितना भी बात हुई है 40% तक का, ये अचीव नहीं हो पाया है। हमेशा कुछ ना कुछ कमी रहा है। जैसे इसमें ये देखिए, यहाँ दिया हुआ ये यहाँ देखने को मिल जाएगा कि देखिए बात तो हुआ है 41% का, यहाँ 41% का बात हुई है, ठीक है, ये 41% का। लेकिन हमेशा आप देख लो मैक्सिमम जो है ये मिला है आपको, और अभी जो है इतना पे मतलब रुका हुआ है 29% का। और ये गैप देखो, ये गैप आपका 11% का गैप बरकरार है। तो जितना बोला गया है उतना भी नहीं दे पा रहे हैं। बेसिकली यही बात हो रही है कि जितना फिनांस कमीशन बोला था एक्चुअल में उतना डेवोल्यूशन नहीं हो पा रही है, ठीक है। ये यहाँ पे एक बात इसमें हो रही है। और उसी में अभी हम लोग हाल फिलहाल इम्बैलेंस का बात किए थे कि भाई ये आपका रिसोर्स कैसे आ रहा है। तो देखिए 62% रिसोर्स जो है इस देश का वो सेंटर ले रहा है, 37% ही स्टेट जनरेट कर पाता है, जबकि उसको खर्चा है 62% का और सेंटर का जो खर्चा है 37% का। तो ये देखिए खर्चा जो है इसके पास कम है सेंटर के पास, और पैसा ज़्यादा है, अमीर हो गया। खर्चा इसके पास बहुत ज़्यादा है स्टेट को बहुत खर्चा करना है, और पैसा कम है तो गरीब हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें था। 11% का ये भी देख लिए। इसमें एक और पॉइंट है कि जो डिविजिबल पूल है ये अभी आपका पेंडेमिक के टाइम में ये घट गया, ठीक है ना। रेवेन्यू जो आता है इसमें वो यहाँ पे घटते हुए दिख रहा है। लेकिन इस डिविजिबल पूल से जो पैसा सेंटर और स्टेट में जो बढ़ता था, तो स्टेट को तो कम हो गया पैसा, स्टेट को कम पैसा मिलेगा। वहीं पे स्टेट का जो टोटल रेवेन्यू जो है ये बढ़ा हुआ दिखता है, ठीक है। और ये बढ़ा हुआ का कारण क्या है कि सेस और सरचार्ज जो है सेंटर जो है वो अपने पास ही रखता है, वो स्टेट को नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक चीज़ देखने को मिल रहा है। और इसमें भी देखने को मिलेगा कि जो सेस एंड सरचार्ज है ये आपका जो टोटल जो रेवेन्यू आता था, टोटल ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो आया पहले 2012 में बात करोगे, 2000 फाइनेंशियल ईयर 2012 का बात करो तो ये अप्रॉक्स देखो यहाँ पे ये दिखा हुआ है 10.4% है। लेकिन ये अभी फ़िलहाल 19% के आसपास चल गया है, ठीक है। तो ये भी एक कंसर्न है। और इसमें और भी कुछ है पॉइंट, लगभग सारा चीज़ बात तो कर ही लिए। एक दो पॉइंट और है कि देखिए अबाउट 40% ऑफ द सेस वे आर नॉट ट्रांसफर टू द रिजर्व फंड फॉर विच दे आर लेवीज। आपको पता है सेस जो है एक पार्टिकुलर जैसे पर्पस के लिए लिया जाता है। अगर एजुकेशन सेस लिया गया तो एजुकेशन के लिए जाएगा, अगर क्लीन सेस या कोल सेस मिला तो उसके लिए जाएगा। तो ये सेस जो है वो पार्टिकुलर पर्पस को फुलफिल करने के लिए ही लिया जाता है। तो इसमें देखने को मिला कि 2020 में इतना 78 करोड़ के आसपास जो है, जो कि 40% बनता है, वो ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ जिस चीज़ के लिए जाता है, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही रह गया। इसी तरह से देखो यहाँ पे भी है कि 1.12 लाख ऑफ कलेक्टेड थ्रू सेस
on crude oil, but no fund were translocated to the Oil Industry Development Board. These were retained in the Consolidated Fund of India and they यही बात हुआ। 19 में भी देखने को मिला कि 1.1 लाख करोड़ और 40% ऑफ सेस वेयर नॉट ट्रांसफर्ड टू रिजर्व फंड, मतलब 19 में भी नहीं ट्रांसफ़र किया था, 20 में भी नहीं ट्रांसफ़र किया है। यही चीज़ इसमें बात कर रहे हैं। 19 में देखा गया कि 88 इतना कलेक्टेड 8,871.1 crore were collected from social welfare surcharge on custom. However, no dedicated fund were created. फंड ही नहीं क्रिएट किया गया कि भाई इसमें डाला जाए सोशल वेलफेयर के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी आपको देखने को मिला। फिर उसके बाद है 2019 में 414.51 करोड़ वेयर कलेक्टेड फ्रॉम एबॉलिस्ड सेस। सेस अबॉलिस्ट हो गया, जैसे सेस सब्ज्यूम्ड अंदर गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड डिपॉजिट इन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये एक पॉइंट है, इतना तो याद नहीं रह पाएगा, लेकिन आप 2-4 चीज़ याद रख सकते हो। ये पॉइंट वाला जो ये डेटा है उसको याद रख सकते हो। सेस एंड सरचार्ज से ज़्यादा पैसा आ रहा है, इसको याद रख सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद जो आपका यहाँ जो थर्ड चार्ट है कि चार्ट सो दैट स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट शेयर ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, ये लाख करोड़, स्टेट शेयर करेंट टैक्स, जो ये वाला बात है कि इतना है और इसके पास इतना है ना, 19.38 और 8.16 है। ये पॉइंट आप याद रख सकते हो, बाकी और कुछ ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।